हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट जीनियस मेंटर। बच्चे, हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी चैप्टर 1, और इसमें हमारे लेक्चर 9 पूरे हो चुके हैं। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि फ्रांस किस प्रकार जो है मोनार्की से पहले धीरे धीरे वो संविधान के तहत मोनार्की बना, यानी फ्रांस वालों ने संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ में राजा को रखा। फ्रांस ने क्या बनाया? संविधान बनाया और साथ में रखा राजा को। तो इसको बोलते हैं संवैधानिक राजतंत्र, कि आपके पास संविधान भी है और आप राजा को भी मान रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने राजा के ऊपर आरोप लगाए देशद्रोह के। ये हम पिछली क्लास वाला पढ़ रहे हैं, एक बार 2 मिनट के लिए थोड़ा बैकअप ले रहे हैं। राजा के ऊपर आरोप लगाए देशद्रोह के, यानी ट्रेजन के आरोप लगे और उनको फांसी तोड़ा गया। उसके बाद इन्होंने मोनार्की को खत्म कर दिया टोटली, पूरे तरीके से राजतंत्र का अंत करके, और यह बन गया रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है? गणतंत्र। जिस तरह भारत में क्या है, जिस देश के मुखिया को, किसी देश का हेड ऑफ द स्टेट जो होता है, अगर उसका इलेक्शन उसकी जनता करती है, तो जनता के द्वारा जब उसके हेड का इलेक्शन किया जाए उसको बोलते हैं रिपब्लिक। लेकिन मोनार्की में क्या हुआ करता कि एक बार जो राजा बन गया उसके बाद उसकी संतान राजा बना करती। तो फ्रांस वालों ने क्या किया? मोनार्की का एंड किया और गणतंत्र की स्थापना की। लेकिन उसके बाद में इसको कैसे इन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया? लोगों को यह खबर मिली कि फ्रांस का राजा लुई 16 एक सीक्रेट, उसने कोई संधि पे साइन किया है पर्शिया के राजा के साथ। जब इस बात की जानकारी जनता को लगी तो जनता के द्वारा इनके ऊपर जो है आरोप लगाए गए। उसके बाद कोर्ट में केस चला, और जब कोर्ट में केस चला तो इनको दोषी पाया गया देशद्रोह का, और इनको जो है फांसी दी गई, और साथ में इनकी वाइफ को भी जो है फांसी हुई। उस समय जनता की जो बगावत थी, जनता का विद्रोह जो था, उस विद्रोह में जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे वो बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। जैकोबिन क्लब्स, इन जैकोबिन क्लब वालों ने एक तरीका निकाला अपने आप को औरों से अलग करने के लिए। यहां पर औरों से मेरा मतलब है जो अमीर लोग थे, जिसको बोलते थे फैशनेबल सेक्शंस। एग्जाम्पल आपके सामने पिक्चर है। इस फोटो में आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार जो अमीर व्यक्ति थे वे इस तरह की ड्रेस पहनते थे, यहां तक की इसको बोलते नी ब्रीचेज, और ये अमीरों की पहचान होती थी। लेकिन जो जैकोबिन क्लब वाले हैं उन्होंने एक अलग प्रकार की ड्रेस से पहननी शुरू की, जो पहना करते डॉक वर्कर्स। और डॉक वर्कर्स की ड्रेस को इसलिए चुना गया ताकि आम लोगों का जुड़ाव इनके साथ हो सके, और ये अमीरों के खिलाफ एक सोशली बायकॉट की जंग को शुरू कर सके। ये जो आपको ड्रेस दिखाई दे रही है, ये रही, इसको पहनने वाले को बोलते थे सांस क्यूलोट्स। तो जो ड्रेस को पहने हुए हैं, देखो यहां पर महिला पहने हुई है, ये पुरुष पहने हुए हैं, इसको सांस क्यूलोट्स बोला करते। तो फ्रांस के लोगों ने, जो आम लोग थे, उन्होंने इस प्रकार से इस ड्रेस का सिलेक्शन किया कि हम ये वाले कपड़े पहनेंगे ताकि सभी आम लोग उनके साथ जुड़ पाए और अपने आप को क्रांति का हिस्सा बना सके। उस समय जिनको कुछ पावर मिली हुई थी, आपको पता होगा 1791 में फ्रांस ने अपना संविधान बनाया था। फ्रांस का बना था कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में। लेकिन इस संविधान में कुछ पैसे वालों को ही, जो वहां की रिच क्लास थी, उसको ही अधिक महत्व मिला। यानी जो रिच क्लास के लोग थे उन्होंने ही कहीं ना कहीं संविधान को बनाया, और बड़ी बड़ी जो पोस्ट थी या उनकी जो पहुंच थी वो टॉप लेवल तक थी, और जो आम लोग थे उनको इस प्रकार जो अधिकार नहीं मिले। और इसलिए बहुत लोगों को लगता था, खास तौर पे जैकोबिन्स को लगता था कि क्रांति रुकनी नहीं चाहिए, क्रांति लगातार चलनी चाहिए। और उसका परिणाम धीरे धीरे क्या निकला कि एक के बाद एक हालात बिगड़ते गए, और ऐसे हालात भी आ गए कि उन्होंने राजा को बंदी बना लिया और राजा की पूरी फैमिली को भी जो है कैद कर लिया, और बाद में उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाकर उन दोनों को फांसी दे दी गई। और उसके बाद क्या हुआ?
उस भीड़ का जो नेता था, वो जो लीड पूरी आपकी जो भीड़ थी जैकोबिन क्लब से, उनके नेता का नाम था रॉबस्पियरे। उस रॉबस्पियरे ने 1793 से लेकर 94 तक उसने अपनी पॉलिसीज को बहुत स्ट्रांगली फॉलो किया। जो उसकी सोच थी उसको उसने बहुत ही स्ट्रांगली लोगों पर थोप दिया, और जो उसकी बात को नहीं मानता था, चाहे वो अपोजिट पार्टी का हो या किसी भी कम्युनिटी का हो या उसकी खुद की पार्टी का हो, सभी लोगों को उसने बहुत ही हाई हैंडेड ट्रीट किया। किसी को हाई हैंडेड ट्रीट करने का मतलब क्या होता है? बहुत सख्ती के साथ ट्रीट करना। तो उसने किसी के साथ कोई रहम नहीं किया, हर छोटी छोटी बात के लिए बड़ी बड़ी सजा। और कोई दोषी पाया जाता है किसी भी आरोप में तो उसको फिर ये इस प्रकार गर्दन काटता। उसकी गर्दन काटने को ये बोलते थे गिलोटाइन बोलते थे। और इस चीज का, इस मशीन का आविष्कार जिसने किया था उसका नाम था डॉक्टर गिलोटिन, इसलिए इसके नाम पर इसका नाम पड़ा। हालांकि ये जो 1 साल है, इस पूरे 1 वर्ष को फ्रांस में रीन ऑफ टेरर कहा गया, आतंक का समय कहा गया, खौफ का समय। लेकिन बाद में इसी व्यक्ति को भी इस तरीके से मारा गया। ये रॉबस्पियरे की मौत भी इसी तरीके से हुई, क्योंकि इसको भी कोर्ट ने दोषी पाया और इसको इसी प्रकार से मारा गया। इसने कई ऐसे काम किए थे जो जनता को पसंद नहीं आ रहे थे, जनता इनसे दुखी थी। खैर, अब हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करना है जहां पर हमने पिछली क्लास में छोड़ा था। बात यह थी कि व्हाट इज लिबर्टी। अब यहां पर आपको 2 चीजें पढ़ने को मिलेंगी, 2 कन्फ्लिक्टिंग व्यूज। देखो लिबर्टी के बारे में क्या होता है, मैं लिबर्टी पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं कि व्हाट इज लिबर्टी और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होना चाहिए। अब वही बात आपको यहां देखने को मिलेगी। एक पत्रकार थे उस जमाने के, रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट, क्रांतिकारी कोई पत्रकार थे, उनका नाम है कैमिले डेस्मोलिन्स। आप इस नाम को ध्यान रखें। डेस्मोलिन्स जो हैं wrote the following in 1793। अब जो ये बात आपके सामने आने वाली है वो 1793 में इस बात को लिखते हैं। इस टाइम की बात है ये, ठीक है। और he was executed shortly after during the reign of terror। ये व्यक्ति अपनी कुछ से बातें लिख रहा है और इसके कुछ समय के बाद ही, इसने जो कुछ लिखा उसके कुछ समय के बाद ही इसको मार दिया गया था। बात देखो क्या है। Some people believe that liberty is like a child which needs to go through a phase of being disciplined before it attains maturity। तो इनका कहना है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं या कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो लिबर्टी होती है वो एक छोटे बच्चे की तरह होती है। जिस तरह कुछ लोग सोचते हैं कि छोटा जो बच्चा होता है उसको बहुत ही डिसिप्लिन में रखना चाहिए, जब तक कि वो पूरी तरीके से मैच्योर हो नहीं जाता तब तक उसको डिफरेंट फेज से गुजरना पड़ेगा और उसको जो है अनुशासन में बनाए रखने के लिए कुछ खास कदम उठाने पड़ेंगे और वो खास कदम बहुत कठोर भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ लोग सोचते हैं और यही इनका ये मानना था कि कुछ लोग जो है लिबर्टी को भी एक बच्चे की तरह लेके चल रहे हैं, ऐसा ये बता रहे हैं। अब इसमें क्या है? क्वाइट द अपोजिट, लिबर्टी इज हैप्पीनेस। इनका कहना क्या है? लिबर्टी क्या है? वो एक हैप्पीनेस है, एक रीजन है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, इट इज द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। ये कहते हैं कि हालांकि इस बात से उल्टा इनका ओपिनियन है। ये कहते हैं कि लिबर्टी एक उस बच्चे की तरह नहीं है जिसको आप बचपन से ही डिसिप्लिन की तरह को ट्रीट करें ताकि जब तक बड़ा हो वो पूरे तरीके से डिसिप्लिन में रहे, उसके लिए आप उसके लिए कठोर काम भी कर रहे हो। लेकिन इनका जो रवैया है थोड़ा सा अलग है। ये कहते हैं कि लिबर्टी जो खुशी होती है, कोई कारण है, कोई समानता है, ये इनकी सोच न्याय है, या फिर ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स है, अधिकारों की घोषणा है। उनका कहना ये है, यू वुड लाइक टू फिनिश ऑफ ऑल योर एनिमीज बाई गिलोटिनिंग देम। ये कहते कि तुम अपने सारे जितने भी दुश्मन हैं क्या सबको ऐसे ही मार दोगे? जितने तुम्हारे दुश्मन हैं क्या तुम सबको ऐसे ही उनके सिर काटते जाओगे? Has anyone heard of something more senseless? क्या किसी ने इससे भी कोई एकदम बेतुकी बात सुनी है कि आपका कोई दुश्मन है, थोड़ी सी आपकी किसी बात नहीं बनती, आपकी जो सोच है अगर वो सोच किसी और से मैच नहीं होती तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि आप उसको मार दोगे, उसका आप गला काट दोगे।
वुड इट बी पॉसिबल टू ब्रिंग ए सिंगल पर्सन टू द स्कैफोल्ड विदाउट मेकिंग 10 मोर एनिमीज अमॉन्ग हिज रिलेशंस एंड फ्रेंड्स। ये कहते हैं कि क्या ऐसा कोई और तरीका नहीं हो सकता कि जिसमें आप किसी व्यक्ति को फांसी के फंदे तक लेकर आए बिना किसी को दुश्मन बनाए। ये कहते हैं कि चलो मान लिया कि आपने उसको फांसी पे चढ़ाना है किसी आरोप में, लेकिन जरूरी है क्या कि आप उस व्यक्ति को इसी प्रकार से मार रहे हैं? और कोई तरीका भी तो हो सकता है, कोई तरीका ऐसा भी हो सकता है जिससे कि उसके परिवार के 10-12 लोग दुश्मन ना बने आपके। मतलब ये कह रहे कि आप तो कोई ट्रायल भी नहीं कर रहे हैं, हर छोटी छोटी बात पे आप इतनी पनिशमेंट दे रहे हैं, उसको आप मार रहे हैं। जब आप किसी व्यक्ति को इस प्रकार से मारते हैं तो नो डाउट उसके परिवार के जो भी 8, 10, 12 जो कुछ लोग होते हैं वे आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो ये वही कह रहे हैं कि क्या इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को अगर आप दंड भी दे रहे हैं किसी प्रकार का, तो कोई तरीका नहीं बचा क्या कि जिससे कि आप 10-12 दुश्मन और ना बनाएं? ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा इसमें मॉडरेट हो जाइए, क्योंकि ये जो रीन ऑफ टेरर था रॉबस्पियर का, ये उस जमाने की बात चल रही है कि उस समय किसी को भी हर छोटी सी बात पे मारा जाना एक बड़ी आम बात थी। ये उस पॉइंट को लेकर चल रहे हैं कि इसके अलावा तरीका और भी कोई हो सकता था। अब देखो 7 फरवरी 1994 अब रॉबस्पियर की एक स्पीच आती है। ये क्या बोलता है? एट द कन्वेंशन। पता है कन्वेंशन क्या है? मैंने बताया था ना ये कि जब उनकी नई असेंबली बनी थी, नए चुनाव करवाए गए थे, तो उसके बाद उस असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया था। ठीक है, विच वॉज देन कैरिड बाय द न्यूज़पेपर ले मॉनिशोर यूनिवर्सल। देखो यहां पर एक बात है इन्होंने अखबार में कही, उसी अखबार का एक ये अंश आपके सामने है। टू एस्टैब्लिश एंड कंसोलिडेट डेमोक्रेसी, टू अचीव द पीसफुल रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, वी मस्ट फर्स्ट फिनिश द वॉर ऑफ लिबर्टी अगेंस्ट टिरनी। ये कहते हैं कि इससे पहले, यानी हमने अगर शांति का शासन चाहिए, पीसफुल रूल चाहिए, और साथ में नियमों के तहत चलने वाला समाज चाहिए कि जो नियमों पे चले, उससे पहले हमें एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उससे हमें पहले एक युद्ध को खत्म करना पड़ेगा। और वह युद्ध कौन सा है? द वॉर ऑफ लिबर्टी अगेंस्ट टिरनी, कि अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई है। तो कहीं ना कहीं हिंसा को थोड़ा लेकर चल रहे साथ में। वी मस्ट एनिहिलेट द एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक एट होम एंड अब्रॉड। ये कह रहे हैं कि हमें एनिहिलेट यानी क्या होता है? सर्वनाश करना। सर्वनाश करना। किस बात का सर्वनाश कर रहे हैं ये? रॉबस्पियर कहता है कि हमें सबसे पहले हमारे रिपब्लिक के दुश्मनों का सर्वनाश करना होगा, और वो दुश्मन घर के अंदर भी हो सकते हैं और बाहर बैठे भी हो सकते हैं। और एल्स वी शैल पेरिश, कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे वरना फिर हम मारे जाएंगे, या हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तो ये बहुत ज्यादा हिंसा को एक कहते हैं कि जस्टिफाई कर रहे हैं। इन टाइम ऑफ रेवोल्यूशन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रिलाई ऑन टेरर। ये कहते कि एक अच्छी डेमोक्रेसी बनने से पहले, कि डेमोक्रेसी बनने से पहले हमें आतंक के समय से गुजरना होगा। मतलब ये उनको जो मार रहे लोगों को जो डर बिठाया जा रहा है, उस डर को जायज ठहरा रहे हैं, ये बोलकर कि अगर आज ये आतंक नहीं फैलाया जाएगा, अगर आज लोगों में डर नहीं होगा, तो उसके लिए फिर आगे आगे शांति कैसे होगी। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आगे शांति स्थापित करने के लिए वर्तमान में आतंक ठीक है, डराना ठीक है। तो ये लोगों को ये समझा रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें जो मार रहा हूं, तुम्हारे अंदर जो डर बिठा रहा हूं, वो आने वाले फ्यूचर के लिए है, ताकि तुम्हारा फ्यूचर शांतिपूर्वक गुजरे। कितनी अजीब बात है। टेरर इज नथिंग बट जस्टिस। जो टेरर है वो कुछ नहीं है, बस न्याय है। इनका कहना है कि जो आतंक जो फैलाया जा रहा है वो कुछ नहीं है, बस वो न्याय है। आप डरो मत, वो न्याय है। स्विफ्ट, सीवियर एंड इनफ्लेक्सिबल एंड इज यूज्ड टू मीट द मोस्ट अर्जेंट नीड ऑफ द फादरलैंड। ये कहते हैं कि ये जो टेरर है ये समय की जरूरत है,
ये इस समय की मांग है कि इस आतंक को बनाया जाए, क्योंकि जो हमारा फादरलैंड है, देखो एक तो इंडिया में हम अपने देश को बोलते हैं मदरलैंड, हम मातृभूमि कहते हैं, और ये व्यक्ति बोल रहा है उसको फादरलैंड। चलो ठीक है, वो उसकी मर्जी है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप फादरलैंड बोलो, मदरलैंड बोलो या ब्रदरलैंड बोलो। लेकिन बात यह है कि ये अपने उस आतंक को जस्टिफाई कर रहे हैं कि उसकी रक्षा के लिए, अपने देश की, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए आतंक का रास्ता ये ठीक मानते हैं, ये उस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं। टू कर्ब द एनिमीज ऑफ लिबर्टी थ्रू टेरर इज द राइट ऑफ द फाउंडर ऑफ द रिपब्लिक। ये कहते हैं कि लिबर्टी के दुश्मनों को खत्म करने के लिए, लिबर्टी के दुश्मनों को खत्म करने के लिए आतंक का सहारा लेना जरूरी है। तो क्या कितने अपोजिट विचार इनके लग रहे हैं। रॉबस्पियर कहता है कि लिबर्टी के लिए जो है टेरर बहुत जरूरी है, डराना धमकाना बहुत जरूरी है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी सोच को फॉलो कर रहे हैं जिनका मानना होता है कि बच्चों को डराना धमकाना ठीक है, क्योंकि डराने धमकाने से वो डिसिप्लिन में रहते हैं। मतलब इस सोच को कहीं ना कहीं जस्टिफाई इस प्रकार कर रहे हैं। लेकिन इनके जो अपोजिट है, इनसे पहले हमने एक थॉट पढ़ा, एक विचार पढ़ा था, आपको याद है कुछ देर पहले मैंने आपको पढ़ा था डेस्मोलिन के बारे में। तो हमने कंपेयर करना है, कंपेयर द व्यूज ऑफ डेस्मोलिन एंड रॉबस्पियर। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या पाते हैं, हाउ डज ईच वन अंडरस्टैंड द यूज ऑफ स्टेट फोर्स, व्हाट डज रॉबस्पियर मीन बाय द वॉर ऑफ लिबर्टी अगेंस्ट टिरनी। तो ये आप बताओ कि रॉबस्पियर की सोच क्या है, लिबर्टी के बारे में वो क्या सोचता है। तो रॉबस्पियर का ये मानना है कि लिबर्टी जो है वो हिंसा के रास्ते पर चलकर आती है। इनका मानना है कि अगर शांति स्थापित करनी है तो शांति से पहले हिंसा करना ठीक है, डर बिठाना ठीक है। तो इनकी नज़र में लिबर्टी की यह परिभाषा है। इनकी नज़र में लिबर्टी की परिभाषा है कि उसको पाने के लिए आप आतंक का सहारा ले सकते हैं, आप लोगों को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, उनकी गर्दनें काट सकते हैं ताकि लोग डरें। तो ये वही बात हो जाएगी कि अगर आप मान लिया किसी व्यक्ति को किसी ने कोई अपराध कर दिया, आंख फोड़ दी, तो बदले में उसकी आंख फोड़ दो ताकि उसको समझ में आए कि आंख फोड़ने वाले का दंड आंख फोड़ना ही होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी को मार दे तो उसको आप मार दो। तो इस बात पर जो है गांधी के विचार ये थे कि अगर हम आंख के बदले आंख जो है छीनते रहेंगे तो एक समय आएगा जब पूरी दुनिया एक आंख की खत्म हो जाएगी। मतलब पूरी दुनिया से सिर्फ एक आंख वाले ही लोग बचेंगे, दो दो आंख वाले के दिखाई देंगे नहीं, क्योंकि फिर तो बदले की भावना चलेगी कि इधर से उसको मारा, उसने उसको मारा, उसने उसकी एक आंख फोड़ी, उसने उसकी आंख फोड़ी, इस प्रकार चलता रहेगा। तो एक टाइम आएगा जब पूरी दुनिया में सबकी एक एक आंख फूट जाएगी। तो ये महाराज कह रहे हैं कि नहीं, ये बिल्कुल सही है, शांति स्थापित करने के लिए हिंसा करना जरूरी है। तो इनकी बात अलग है और डेस्मोलिन की बात अलग है। तो यहां पर लिबर्टी का मतलब देखो, अब बात ये आती है कि व्हाट इज लिबर्टी। अगर हम इसको अच्छे तरीके से समझे कि लिबर्टी क्या होनी चाहिए, देखो मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि लिबर्टी का मतलब क्या होता है। दो शब्द यहां पर आप समझें, व्हाट इज लिबर्टी एंड व्हाट इज फ्रीडम। ये दोनों एक चीज नहीं है, लिबर्टी एंड फ्रीडम। लिबर्टी होनी चाहिए लेकिन विद फ्रीडम। अब देखो ये मैंने ऐसी बात क्यों बोली कि लिबर्टी हो, फ्रीडम हो, उसके साथ हो, क्यों होनी चाहिए। लिबर्टी का मतलब आप कई बार ये मानते हैं कि भाई मेरा जो मन करे मैं वो करूं। अगर मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा तो इसका मतलब है कि फिर तो मैं कुछ भी करूंगा, और मैं अगर कुछ भी करूंगा तो शायद फिर औरों को बात समझ में नहीं आएगी, उनको पसंद नहीं आएगी बात वो, तो फिर वो भी कुछ भी करेंगे। तो अगर सारे ही अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे, वो कुछ भी करना लिबर्टी है। और ये कह रहा है कि उसके लिए जो है हिंसा का रास्ता भी ठीक है। तो लिबर्टी थोड़ी सी हल्का सा, इसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट ये निकलता है कि जो आपका मन करे, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। लेकिन फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि आप कीजिए, आप वो काम कीजिए लेकिन उससे दूसरों को नुकसान ना पहुंचाइए। जब लिबर्टी को आप फ्रीडम के दायरे में रखते हैं कि आप कीजिए लेकिन बस इतना कीजिए कि उससे औरों को नुकसान ना हो, ये क्लियर मायने में आजकल लिबर्टी की परिभाषा है।
तो लिबर्टी आजकल आप क्या समझेंगे, देखो लिबर्टी के लिए किसी को मारना ठीक नहीं है, किसी को नुकसान पहुंचाना। लिबर्टी का प्रॉपर मीनिंग ये निकलता कि आप वो कीजिए जिससे आपके लिए अच्छा हो लेकिन दूसरों के लिए गलत ना हो। लेकिन यहां पर तो औरों को मारना जो है वो गलत, ये मानते ही नहीं है, उसको ठीक मान रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने एक ये पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पिक्चर को देखना है, थोड़ा समझना है। इनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई इसमें आइडिया क्या है, ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। फिगर 11 चैप्टर आपका 1 है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। यहां पर देखो बात क्या है, द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट sought to mobilize the loyalty of its subject through various means। देखो उन्होंने उस समय जो गवर्नमेंट बनी थी, क्रांतिकारी सरकार जो बनी थी फ्रांस में, उसने कई तरीके से अपनी बात रखने की सोची कि भाई हम लोगों में अपना आइडिया इस प्रकार से भी दे सकते हैं। यहां पर इस पिक्चर में जो आपको लोग दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं एक ही कम्युनिटी के हैं। ये इस पिक्चर में पूछ रहे हैं कि डिस्क्राइब द ग्रुप ऑफ पीपल, देयर क्लॉथेस, their role and actions। What impression of a revolutionary festival does this image convey? उस समय के फ्रांस में अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, आज़ादी की बात को पहुंचाने के लिए, नई सरकार की सोच को पहुंचाने के लिए तरह तरह के तरीके इस्तेमाल में लाए गए थे। ये तरीका उन्हीं में से एक है, इसको बोला करते फेस्टिवल। तो इन फेस्टिवल में आप देख सकते हो जितने यहाँ पर ये आपको कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, औरतें दिखाई दे रही हैं, इन सब की ड्रेस बिल्कुल समान है। कुछ आपको बच्चे भी दिखाई देंगे और भी कुछ लोग दिखाई देंगे, उन सब की ड्रेस एक तरह की है। तो ये सारे जो व्यक्ति हैं कहीं ना कहीं ये एक ही सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और इनके कपड़ों से देखकर लगता नहीं कि ये कोई बिल्कुल आम लोग हैं, ये आम लोग नहीं हैं। ठीक है, तो इस समय जो फ्रांस चल रहा, जो फ्रांस का मतलब है, वो फ्रांस जो है पूरे तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं हुआ है। उसमें कुछ लोगों को आज भी प्रॉपर राइट नहीं मिले हुए हैं, उसमें महिलाओं को भी राइट नहीं है, उसमें और गरीबों को भी राइट नहीं, और कई और बातें भी हैं। अभी तक जो है पूरी कहानी इसकी खत्म नहीं हुई है। अभी तक हमने फ्रांस में क्या पढ़ा है कि रीन ऑफ टेरर किस प्रकार उसका अंत हुआ, और अब जो है जैसे ही रीन ऑफ टेरर का अंत होता है, ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। अब फ्रांस में एक डायरेक्टरी रूल आ जाता है। अब ये देखोगे ये चीज क्या है, देखो, द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। जैसे ही जैकोबिन गवर्नमेंट का अंत हुआ, जैकोबिन गवर्नमेंट का अंत हुआ, उससे क्या हुआ कि जो मिडिल क्लास के जो अमीर लोग थे, मिडिल क्लास के अमीर लोग, उनके हाथों में पावर आ गई। एक नया संविधान बनाया गया, एक नया संविधान बनाया गया, विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शंस। उसने कहा कि जिसके पास पैसा नहीं है, प्रॉपर्टी वाले नहीं हैं, उनको जो है वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसने कहा कि इलेक्शन होगा और इलेक्शन के द्वारा 2 काउंसिल बनाई जाएंगी। दिस देन अपॉइंटेड ए डायरेक्टरी, और जो ये काउंसिल बनेंगी, ये काउंसिल आगे चलकर एक डायरेक्टरी को अपॉइंट करेंगी, एक डायरेक्टरी को अपॉइंट करेंगी। अब यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज डायरेक्टरी। यहां पर इस सेंस में क्या है, एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। ये एक ऐसी बॉडी थी, एक ऐसा अंग था, हिस्सा था सरकार का, जिसका मेन काम है सरकार को चलाना, एग्जीक्यूटिव। जिस तरह आजकल इंडिया में मंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। और इसमें 5 मेंबर होने थे। ठीक है, तो 5 मेंबर से बनी हुई एक बॉडी जिसको ये थी एग्जीक्यूटिव, तो इसके पास जो पावर है वो एग्जीक्यूटिव पावर्स है। ठीक है, और इसको अपॉइंट कौन करेंगे, इसको अपॉइंट ये करेंगे काउंसिल के मेंबर। ठीक है, दिस वाज मींट एज ए सेफगार्ड against the concentration of power in one man executive as under the Jacobins। जैकोबिन्स के अंडर में क्या था कि सारी पावर एक व्यक्ति के पास आ चुकी थी, वही एग्जीक्यूटिव था, वही जुडिशरी, वही सारे काम हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि इनको अलग अलग करने के लिए कि एक ही व्यक्ति के पास सारी पावर ना आए, उसके लिए काउंसिल बनाएगी, और काउंसिल से ही फिर आगे चलकर
एक डायरेक्टरी की स्थापना की गई और द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल। कई बार ऐसा होता था जो डायरेक्टरी के जो मेंबर थे जिनको बोलते हैं डायरेक्टर्स, वो डायरेक्टर्स कई बार इन काउंसिल वालों से भिड़ जाते थे। क्लैश्ड क्या होना है? भिड़ना, मतलब कई बार उनका टक्कर, आमना सामना होना, कि बात ना बनना, ठीक है। हु देन सॉट टू डिसमिस देम, और फिर उनको लगता इन काउंसिल वालों को कि हमें इनको हटा देना चाहिए, कि बनाए इन्होंने है, इन्होंने ही इनको डायरेक्टर को बनाया था, तो कई बार इनको लगता क्यों ना हम इनको हटा दें, हमारी बात नहीं मानते हैं। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पार्ट द वे फॉर द राइज ऑफ ए मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट अचानक से ऐसे उभर के नहीं आया कि एकदम से किसी ने कहा कि मैं सारी सत्ता को संभाल लूंगा। देखो एक लंबी घटना है, आप 1789 से लगातार देख रहे हैं, 1789 के समय से ही, बल्कि उससे कुछ पहले से भी फ्रांस के हालात बुरे थे। उससे पहले आम लोगों पे सारा दबाव था, सारा टैक्स केवल एक कम्युनिटी को भरना पड़ता, वो थे थर्ड एस्टेट वाले। जब उन्होंने बगावत करी, बगावत करने के बाद उनका अपना एक संविधान बनाया गया 1791 में, और उसके अनुसार राजा को भी काम करना था। तो राजा को संविधान के दायरे में काम करना पड़ा, टैक्स सबके लिए बराबर कर दिया गया। उन लोगों को लगा कि अब थोड़ा चलो राहत मिलेगी, कुछ अच्छा काम हमारे लिए भी होगा। लेकिन समस्या क्या हुई कि ये जो संविधान था, इसको बनाने वाले ही सिर्फ रिच क्लास थे, अमीर लोग थे, तो गरीबों की बात बनी नहीं। तो गरीबों ने और अन्य मजदूरों ने मिलकर कुछ क्लब्स बनाए, क्लब्स में काम करने लगे, उनको हम जैकोबिन क्लब्स कहते हैं। फिर जैकोबिन्स क्लब वालों ने क्रांति की। उसके बाद 1792 में फिर से इन्होंने एक अलग घटनाक्रम, एक अलग से संविधान की बात उठाई, और जैकोबिन क्लब वाले भी धीरे धीरे जो है उनसे भी बात नहीं बनी। और फिर उनका जो रीन ऑफ टेरर, रोबेस्पियर का रीन ऑफ टेरर आ गया। तो लोग एक के बाद एक फ्रांस से फंसते जा रहे हैं। जो गरीब लोग थे, कभी उसके फंस गए इसमें जो है, कभी इसके चक्कर में फंस गए, तो उनको प्रॉपर तरीके से कभी राहत मिली ही नहीं। और पूरे फ्रांस में लगातार 1789 से लेकर अब तक जो है 1794 जा चुका है, 1794 जो है वो जा चुका है, और फ्रांस में लगातार कुछ ना कुछ पंगे चल रहे हैं। इन्हीं पंगों के बीच में अब नेपोलियन बोनापार्ट जैसा एक व्यक्ति आता है, और उसकी सोच ये है कि इन लोगों पर काबू तब पाया जाएगा जब मैं खुद ही सारे काम करूं, मैं इनका राजा बन जाऊं। और ये था मिलिट्री से। तो इसके दिमाग में एक बात आई कि इस पूरी अनरेस्ट को, इस पूरी फ्रांस की अशांति को दबाने का, इसको शांत करने का सिर्फ एक तरीका है कि वो है मिलिट्री का रोल, कि पूरे फ्रांस को मिलिट्री की पावर के अंडर में डाल दिया जाए। थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म गवर्नमेंट, द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ, फ्रेटर्निटी, ये जो सारी बातें हैं कि फ्रीडम, उसके अलावा इक्वालिटी, भाईचारा, फ्रेटर्निटी। देखो फ्रांस में चाहे कुछ भी हुआ, 1789 के बाद जो भी चेंज हुए, चाहे उसमें फिर कोई राजा का था, या फिर उसमें भाई क्या नाम है रोबेस्पियर का था, या उससे पहले और जितने भी थे, जितना भी टाइम इन देखा इन्होंने, उसमें एक बात तो कॉमन थी, फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये लगातार बने रहे, ये आइडियाज रहे, और लगातार ये मोटिवेट करते रहे फ्रांस को भी कि भाई आप और भी इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और एक बार फ्रांस में इन विचारों को ये फैलाया गया, तो फिर पूरा यूरोप जो है आने वाले टाइम तक फ्रांस से प्रेरित होता रहा। फ्रांस की घटनाओं ने पूरे यूरोप को चेंज किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मान लिया कि आप यहां पर कुछ चेंज हुआ है तो इसमें कुछ से परिवर्तन आया है। फ्रीडम, इक्वालिटी, इनमें कोई चेंज नहीं आया है, ये लगातार मुद्दे बने रहे और कुछ न कुछ मिलते रहे। अब बारी आती है कि नेपोलियन बोनापार्ट को इस प्रकार जो है गद्दी क्यों मिली। लेकिन महिलाएं जो थी, महिलाएं इस समय क्या कर रही हैं, महिलाओं का आंदोलन क्या है, क्या महिलाओं ने कोई क्रांति की? डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन? यहां पर आप इस पिक्चर को देखें, इस पिक्चर को देखें बड़े ध्यान से। इस पिक्चर से फिर मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछने वाला हूं कि इसमें कोई एक्टिविटी है, वो आपसे पूछेंगे। एक एक्टिविटी आने वाली है। देखो इस पिक्चर में
दिस प्रिंट इज वन ऑफ द मैनी पिक्टोरियल representations of the event of 5 October 1789 when women marched to Versailles and brought the king back with them to Paris। देखो, इस पिक्चर से ये कई बार प्रश्न पूछते हैं कि इस पिक्चर का अर्थ क्या निकलता है, ये पिक्चर हमें क्या मैसेज देना चाह रही है। इस पिक्चर में एक जो महिला है जो घोड़े पर सवार है, ये घोड़े पर सवार महिला इनको लीड करती हुई दिख रही है। ये इस बात का प्रतीक है कि अब महिलाएं जो हैं उनको भी पावर मिल जानी चाहिए। ये भी अपने अधिकारों की लड़ाई की शुरुआत कर चुकी हैं। अब ये लड़ाई की शुरुआत कर चुकी हैं, वो इसमें सिंबल क्या है, वो सिंबल यहां पर है ढोल। ये जो ढोल बजा रही है ये महिला, ढोल बजाकर आप क्या कहते हैं, आदत संदेश की भाई मैं चाहता हूं। ये अनाउंसमेंट कर रही हैं कि अब महिलाएं चुप नहीं है, उनको भी अधिकार चाहिए। इनमें से कई सारी देखो महिलाएं ये खेतों के औजार हथियार उठाए हुए हैं, कई सारे आपको दिखाई दे रहे होंगे अलग अलग हथियार। मतलब अब महिलाएं जो हैं क्रांति करने को तैयार हैं। इनमें से एक महिला ने एक वही टोपी उठाई हुई का नाम है फ्रीजियन कैप। उस जमाने में फ्रीजियन कैप जो है वो महिलाओं को पहनना अलाउड नहीं था। फ्रीजियन कैप कौन डालते थे, ऐसे पुरुष जो अब लिबरेट हो चुके थे, जो गुलाम नहीं रहे थे, ठीक है, ये उनको पहना करते। तो महिलाएं अब जो हैं क्रांति करने को तैयार हैं। इस पिक्चर का संदेश साफ है। अब इन्होंने ये क्रांति कैसे की, अचानक से आए या फिर कोई इसके पीछे लंबी कहानी थी, वो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो इसमें इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।